मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम अनादि कुमार दुबे है। तो थोड़े दिन पहले जो है, मैंने एक हलचल के नाम से समसामयिक विषयों का एक चैनल बनाया था और भी चीज़ों को मैं उसमें समाहित करता था। लेकिन फिर मैंने उस चैनल का नाम बदल के सनातन सिम्प्लीफाइड कर दिया और उसपे ज्योतिष वगैरह और अध्यात्म का वीडियो डालने लगा। तो अभी मैं अपना हलचल जो चैनल है समसामयिक विषयों वाला, वो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ, यह इसका पहला कार्यक्रम है। तो देखिए क्या है कि हर व्यक्ति अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता है, कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक माध्यम है और एक जिम्मेदारी भी है। तो जो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, जो आजकल नया एक विषय आ गया है, एक ज्वलंत मुद्दा आ गया है, यूजीसी वाला। तो ये न्यूज़ 10 दिन पुराना हो गया है, तो आप सब लोग इसमें जानते ही हैं कि इसका क्या हिसाब-किताब है। जो रेगुलेशन लेके आई है यूजीसी, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सभी छात्रों के अगेंस्ट अगर कोई अत्याचार होता है, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। और उस जो कमेटी में जो मेंबर होंगे, वो भी एससी, एसटी के ही होंगे। और एक महिला मेंबर का भी प्रावधान है और वो लोग सजा सुनाएंगे अगर कोई केस ऐसा आता है, जाति जाति के नाम पे टिप्पणी या कोई अत्याचार का मामला, कोई इस तरीके का इश्यू आता है, तो लोग सुनवाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनकी यह शिकायत है, छात्र ही नहीं पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। तो उन लोगों की, सामान्य वर्ग की यह शिकायत है कि जब लाठी भी आपकी ही होगी, भैंस भी आपकी होगी, तो न्याय कैसे होगा? कि अगर कोई ऐसा छात्र है जो निर्दोष है और जिसके खिलाफ कोई शिकायत लेके पहुंच जाता है, तो दो अब इसमें सिनेरियो बनेंगे। या तो उसको सजा मिल जाएगी, झूठी सजा मिल जाएगी अगर वो निर्दोष है तो, या अगर वो निर्दोष साबित भी हो जाता है, वहां पे कमेटी में बड़े न्यायप्रिय लोग बैठे हुए हैं, ऐसा मान लिया जाता है, तो फिर क्या होना चाहिए कि उसको निर्दोष छोड़ देना। उसको निर्दोष अगर मान लीजिए छोड़ दिया कमेटी ने, तो भी जो शिकायत करता है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो दोबारा से किसी के भी अगेंस्ट झूठी शिकायत करने के लिए जो है वो दोबारा से तैयार रहेगा, दोबारा नया शिकार अपना ढूंढने लगेगा। तो कुछ लोग तो अपना ये पेशा ही बना लेंगे कि नए नए लोगों की शिकायतें पहुंचाओ, और उसमें धन उगाही भी शुरू हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जो पढ़ाई का माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हर जो छात्र है, खासकर सामान्य वर्ग का, वो डरता ही रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कानून गलत है। इसमें कोई जाति-वाति का एंगल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा-सा भी न्यायप्रिय है और इसको उसको न्याय करने के लिए कहा जाएगा, तो ये यही कहेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो जब ठीक नहीं है, तो सरकार को इसे या तो संशोधित कर दे या वापस ले ले। तो संशोधित करने के लिए बस ये कर दे सरकार कि भाई एक तो जो कमेटी है उसमें 1 या 2 मेंबर जो है डाल दे सामान्य वर्ग के, और दूसरा क्लॉज ये लगा दे कि भाई अगर कोई गलत शिकायत लेके पहुंच जाता है, गलत, और उसकी पता चल जाता है कि उसने शिकायत गलत की है, तो उसको भी दंडित किया जाए। ये 2 क्लॉज करके इसको पारित कर दे, तो कोई शायद किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन अब मूल प्रश्न ये है कि क्या सरकार ऐसा करेगी? बहुत से पहले तो शुरुआत में जब ये मुद्दा आया था, तो मेन मीडिया पे तो कोई खबर ही नहीं आ रही। अब वो मीडिया, जो टीवी वाला मीडिया हमारा है, जो छोटी-छोटी बातों का एक-एक दिन तक चलाता है, कुहरा कहाँ हो गया, पानी कहाँ बरस गया, कहाँ कीचड़ हो गया, कहाँ सड़क टूट गई, किसने किसका पॉकेट मार लिया, तो किसकी बीवी किसके साथ भाग गई। तो ये छोटे-छोटे जो टॉपिक लेके 8-8, 10-10 दिन तक उस उसको चलाता रहता है और 1-1 घंटे, 2-2 घंटे तक सेम चीज़ दिन-दिन भर उसको दिखाता रहता है। तो अगर उस मीडिया ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं से उसके ऊपर दबाव भी रहा होगा। अब धीरे-धीरे कुछ मीडिया हाउस जब बहुत प्रेशराइज़ हो गए हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये फैल गया और उनकी टीआरपी घटने लगी है, क्योंकि अब कोई टीवी-वूवी तो देखता नहीं है। तो वो धीरे-धीरे अब इन मुद्दों को कवर करना, धीरे-धीरे कुछ चैनल शुरू कर रहे हैं।
तो अब उसी अपने मूलभूत क्वेश्चन पे आते हैं कि अब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या इसे वापस लेगी? तो पहले देखिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये अनजाने में हो गया है? कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं नहीं मोदी जी को पता नहीं था, ये अनजाने उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया है और ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, मोदी जी को पता होता तो नहीं होता। और चलिए, मोदी जी को अगर एक बार को मैं कहता हूँ नहीं पता है, तो वापस लेने में क्या। दूसरे, मोदी जी को नहीं पता, हर काम मोदी जी तो करते नहीं है। वो जो कमेटी थी, उसमें रविशंकर प्रसाद जैसे योग्य लोग थे और धर्मेंद्र प्रधान ने उस पे साइन किए। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन यूजीसी ने बनाया और खुद ही लागू कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस पे बाकायदा सिग्नेचर किए हैं। उसके बाद से ये आके 13 जनवरी से ये लागू हुआ है। तो अब बात ये है कि क्या ये सरकार ने इससे जानबूझकर किया, अनजाने में किया? तो एक बात तो तय जानिए कि यह काम सबके संज्ञान में अवश्य रहा होगा, सब लोग इसे जान रहे होंगे। क्योंकि बीजेपी बहुत दिनों से यह प्रयास कर रही है कि ओबीसी को कंसोलिडेटेड रूप में, पूर्ण रूप से ओबीसी और एसटी को अपने पाले में लिया जाए। और मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तो उनको ये समझ में आ गया था कि जैसा कि अमित शाह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनका एजेंडा है उनकी पार्टी का कि अगले 50 सालों तक शासन करना है। उन्हें लगा कि 51% वोट शेयर जरूरी है और वो सामान्य वर्ग उनको 51% का जो है वोट शेयर नहीं दिला सकता है अपने बलबूते पे। क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि जो सामान्य वर्ग है उसमें ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरीके से कंसोलिडेटेड रूप में, समग्र रूप में हमें ओबीसी का और एससी एसटी का वोट मिल जाता है, तो हम 51% के वोट शेयर को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कहानी उन्होंने शुरू की। इसी क्रम में शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश से हटा के उनको मोहन यादव को लाया गया। अब मोहन यादव शुरू से ही उन्होंने जब कभी राम के विरुद्ध एक बार एफिडेविट दिया और बोला कि राम जातिवादी थे, फिर उन्होंने जो स्टालिन का वकील था, उसी वकील, स्टालिन का किसी और का मतलब साउथ का, वो बहुत सनातन धर्म से हेट करता है, उसका, उसके वकील को अपना वकील बना दिया। और वो अपनी बात पे कि देखें कौन रोकता है, मैं इतना आरक्षण तो इतना परसेंट मैं कर ही दूंगा, देखे कौन रोकता है। तो इस तरीके की भी वो बातें करने लगे। तो ये तो, और बीजेपी ने उनको रोका नहीं। तो ये तो पता चल गया कि कहीं न कहीं बीजेपी वाले यह चाहते थे कि जो ओबीसी वोट बैंक है उनको कंसोलिडेट किया जाए, और वो उस दिशा में काफी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने, बीजेपी ने सामान्य वर्ग का इस माध्यम से परित्याग किया है कि भाई आपके बस का नहीं है हमको बहुत लंबे समय तक जितवाना, अब आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो सामान्य वर्ग को ये बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये बीजेपी इसको वापस ले लेगी या कुछ करेगी। लेकिन देखिए, अगर उनको वो, उनके पास मशीनरी बहुत ज्यादा, तंत्र बहुत है, तो अंदरूनी सर्वे वर्वे कराएंगे। अगर उनको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता है कि ये कारगर होगा, तो वापस ले भी सकते हैं। यू टर्न लेने में भी ये सरकार का जो पुराना इतिहास, अच्छे अच्छे कानून भी, जैसे कानून अच्छा था होने के बावजूद भी इन्होंने उसको वापस लिया ही था। तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है कि ये इसे वापस नहीं लेंगे। और देखिए, ये समस्या जो देश में पनपी हो, कैसे पनपी है, क्योंकि देखिए अंग्रेज चले गए छोड़ के, लेकिन उन्होंने जो उनका कॉलोनियल सिस्टम था वो हमारे देश में अभी तक वही का वही चल रहा है। इसकी शुरुआत वहीं से हुई। भले ही ये लोग कहते हैं, नेता खासकर बीजेपी वाले लोग बहुत डंका बजा बजा के कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। यद्यप बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ऐसा कभी दावा नहीं किया। उन्होंने
बल्कि एक बार कहा था कि सामूहिक रूप प्रयास है संविधान। और दूसरी बात ये है कि जो संविधान है हमारा, वो 75% तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी पेस्ट है। बाकी का जो 25% है, तो इन्होंने बनाया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उसमें अपना वो अ, आरक्षण पारक्षण और ये सब चीजें जोड़ जाड़ के इन्होंने वो संविधान बनाया है। और उस हिसाब से ये कॉलोनियल जो माइंडसेट है, जो काम करने का तरीका है, वही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वही आईएएस पीसीएस के सिलेक्शन का तरीका, वही सारी चीजें, वही पीनल कोड, वही धाराएं, वही चीजें चली आ रही हैं, वही माइंड सेट। तो कहने का मतलब अंग्रेज बस चले गए और अंग्रेजों को रिप्लेस कर दिया इन नेताओं ने और अभिजात्य वर्ग ने। वही वीआईपी कल्चर आप लोगों को देखने में मिलता है। पहले यही कहा जाता था कि अंग्रेज आम भारतीय से घुलते मिलते नहीं है, वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, कहीं दूर जाके कभी हिल स्टेशन पे रहते थे, कभी फोर्टिफाइड करके अपने बंगलों में रहते थे। आम पब्लिक से वो मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लोगों से बातचीत करना, ये करना वो करना। तो उन्हें कहा जाता था कि हेट करते हैं। अब भी वही है भाई, बड़े छोटे का जो फर्क है वो इतना ज्यादा है। सब लोग अपना एक दायरा बना, बड़े लोग तो बात ही नहीं करते, सिक्योरिटी इतनी टाइट बड़ी होती है उनकी, सू सू कर जब गाड़ियों से निकलते हैं बड़े बड़े मंत्री संतरी, तो एकदम से सिक्योरिटी का सही, उसको सही भी है कह सकते हैं, पर वैसा ही अंग्रेजों और राज में क्या अंतर है? कुछ अंतर, आम जनता का हाल तो वही का वही है। कहने का मतलब कॉलोनियल माइंड सेट वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। उन्हीं के बनाया जो तंत्र है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। हमने अपना, जो हमारे ऋषि मनीषियों की जो थिंकिंग थी, जो हमारा, जो हमारे धर्म ग्रंथों की मूल भावना थी, वो भी कहीं भी हमने पॉलिसी मेकिंग में उनको कहीं भी स्थान नहीं दिया। तो वैसे का वैसा ही चला जा रहा है। और सत्ताओं की ये प्रवृत्ति होती है, जब कोई भी व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता है तो दो काम करता है। एक तो वो चाहता है कि उसके काम में हस्तक्षेप न आए और सत्ता उसकी निरंतर बनी रहे, खासकर जब बाद में लोग आके जुड़ते हैं। तो हमारे यहाँ देखा जाता है ना कि जब चुनाव होने के बाद कोई पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टियों के भी लोग आके उसमें जुड़ जाते हैं। विचारधारा का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, हमारे यहाँ का पार्टी सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि बस वो नेता आ गया, और पब्लिक क्या है कि नेता के पीछे पता नहीं क्या ऐसा है कि लोग नेता के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं, नैरेटिव के चक्कर में फंसे रहते हैं, हालांकि उनके इस चक्कर में उनकी दुर्गति भी होती रहती है। अब पहले एक आया, आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक बिल लेके आई सरकार एससी एसटी वाली, उसमें ओबीसी वाले लोगों ने पूरा समर्थन दिया, उनको लगा कि हमारे खिलाफ तो कुछ आएगा ही नहीं। आज हालत ये है कि एससी एसटी जो एक्ट है सबसे ज्यादा ओबीसी के ऊपर लगता है, 80%, 81% जो डेटा बता रहे हैं, जो वो एक्ट कानून लगा हुआ है उन्हीं के ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है काम चलता है। तो अब देखिए इसका, अब यही मेन क्वेश्चन लोग कहते हैं ना कि भाई अब सामान्य वर्ग क्या करे। तो सामान्य वर्ग को क्या करे, देखिए है क्या कि हम ये देश छोड़ के जा नहीं सकते, ना हमारे पास सामर्थ्य है ना पैसा है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर अब सामान्य वर्ग को अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के चलनी ही पड़ेगी भाई। तो उसमें सबसे जरूरी जो चीज है, ये नेता हमेशा डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो कभी भी हमें अपने, जो हमारे एससी एसटी भाई हैं और जो ओबीसी भाई हैं, उनसे हमें बहमना से बिल्कुल नहीं करना है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हम अपना अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। तो हमारी सामाजिक समरसता हमें बना के रखनी है। दूसरी बात जो है, सामान्य वर्ग को धर्म के राह पे चलना है, मर्यादित रहना है। और जो ये पीने खाने का आजकल बड़ा कल्चर आ गया है ना, हर आदमी शराब पी रहा, इन सब चीजों से दूर रहना है। मैंने पूरा 12 सूत्री एक प्रोग्राम लिख रखा है। और ज्ञान प्राप्ति को सर्वोपरि रखना है, नए विषयों पे शोध करें और शरीर को स्वस्थ रखें, अपने शारीरिक रूप से बलशाली रहें।
उन्हीं सरकारी नौकरियों को ज़्यादा तरजीह दें जहाँ आरक्षण ना हो, जैसे सेना या वैज्ञानिक बनना के इसरो में, ऐसी जगहों पे। वोटिंग यूनाइटेड होके करें, भाई जान लें, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं पार्टीवाद भी मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों को कम तरजीह देकर अपना स्वयं का निर्दल उम्मीदवार उतारें। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम क्या है कि पार्टियों के बंधुआ मज़दूर बन गए और ये मैं केवल सामान्य वर्ग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी जनता के लिए कह रहा हूँ। हम क्या बन चुके हैं? पार्टियों के जो है बंधुआ मज़दूर। अब क्या होता है जब हम चुनते हैं सांसद कोई तो वो उनका एम्प्लॉयी होता है। ये जो पार्टियाँ हैं, पार्टी नहीं है, ये है कंपनी और हमारे संविधान में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं दी गई है कि नहीं पार्टियाँ चुनाव लड़ेंगी और ये आएँगे। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएँगे, संविधान में कहा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएँगे और यहाँ पे अपना नेता चुनेंगे जो प्रधानमंत्री होगा। तो सोशल जो जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, अगर जो मतलब सीट वाइज अगर अपना एक उम्मीदवार सेलेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू 8-10 लोगों के नाम चर्चा में लाए जाए, उसमें से कोई एक जो है चुना जाए और उसको ही जनता अपना उम्मीदवार बना के उसको वोट और वहां जाके वो अपने हित में डिसीजन ले जो भी उसने किसको सपोर्ट करना है किसका नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे हित सुरक्षित रहेंगे। जो हम पार्टियों को वोट सिस्टम में हम कोई विधायक कोई एमएलए चुनते हैं ना तो वो तो जाके उन्हीं का फिर एम्प्लॉय बन के काम करता है। आपने वोट दिया, आपका कोई ध्यान ही नहीं देगा कभी। ये सामाजिक जिम्मेदारी सबकी है कि अपना एक उम्मीदवार उतारे। और देखिए एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना जो है आजकल बड़ी टेढ़ी खीर हो गई, कोई लड़ ही नहीं पा रहा। तो हमें चाहिए कि भाई हम ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो जिनके पास संसाधन कम है, योग्यता है पर जो संसाधन कम है। हमें वो नहीं करना है कि बहुत बड़े अमीर आदमी को जाके एमपी एमएलए बना देना है। आजकल जितने भी एमपी एमएलए आप देख रहे हैं, अब ये जो प्रधान है, कहा जाता है ना जाके पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। जो खुद कभी दुख झेला ही नहीं हो क्या जनता का दुख समझेगा। ये यूजीसी का जो बिल बना रहे हैं लोग, चाहे रविशंकर हुए चाहे धर्मेंद्र प्रधान, इन सबके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, इनको क्या लेना देना यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी। तो आप अपने बीच के लोगों को भेजिए और उनको डर भी रहेगा अगली बार उनको हम हरा देंगे, नहीं जिताएंगे, दूसरे को जिताएंगे। तो सिविल सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि अपने उम्मीदवार उतारें। ठीक है थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से अति राष्ट्रवाद से सामान्य वर्ग को बचना। भाई राष्ट्रवाद का सारा ठेका आप ही ने ले रखा है। आपको पाकिस्तान से भी लड़ना है, चीन से भी लड़ना है, यहाँ पे 0.5 फ्रंट से भी लड़ना है इंडिया के अंदर। सब कुछ आप ही को करना है। भाई क्या जरूरत है आपको ऐसे बवाले में पड़ने की? आप अपना विकास देखो। घर में नहीं है खाने, अम्मा चली भुनाने। आप खुद यहाँ सर पे तलवार लटकी हुई है। आप अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। ठीक है? और धार्मिक रहना है, पर सनातन धर्म की जिम्मेदारी हमारे सर पे नहीं है। कोई कहता है कि हम धर्म छोड़ देंगे तो छोड़ो भाई, हम क्या करें? कोई कहता हम बौद्ध बन बनो बौद्ध, हम क्या करें? हमें बस ये करना है कि जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, कोई भी कुरीति अगर कहीं भी है तो हमारे शंकराचार्य लोगों को चाहिए कि उसको एडिट करके हटा दें। कहीं भी अगर कोई गलत चीज लिखी हुई तो हमारा धर्म 10,000 साल पुराना है। तो इस वजह से बहुत सी चीजें उसमें गलत चीजें आके जुड़ गए थे। तो हमारा काम है कि उनको हटा देना, एडिट करके उनको हटा देना। बस ये अगर किया जा सके तो बहुत अच्छा हो। थोड़ी सी जुकाम हो गया है मुझे तो थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके बाद दूसरा है एक दूसरे का सहयोग करना। सुख दुख का साथी यहाँ पे हमें ही एक दूसरे का बनना है भाई, संगठित होकर रहना है। क्योंकि आगे 50 साल 100 साल पता नहीं कब तक इस तरीके से चलता रहे। अपने और परिवार के ग्रोथ को सर्वोपरि रखना पहले बता दिया। अच्छा, अब हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल वैल्यूज अपना एक लिख लें कागज में कि हमें कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
क्योंकि भाई बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। और जैसे ही बर्दाश्त की जब सीमा पार हो जाए, नॉन नेगोशिएबल हो जाए वैल्यू, तो फिर आपको जो भी करना है, फिर आप उस समय उस वो चीजें डिसाइड की जाएगी। तो ये मैंने एक मोटी मोटा आपको आंकड़ा दिया। तो इन सब चीजों में अगर देखा जाए, देखिए इसमें किसी का भी दोष नहीं, ना भाजपा का दोष है, ना किसी का दोष है। ये तो देखिए कुर्सी का खेल ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे पुत्रों ने अपने बाप का गला काटा है, भतीजों ने चाचा का गला काटा है, ये सब चलते रहे इतिहास में देखेंगे। हाँ, तो भले सनातन धर्म में कम हुआ है, पर जो राजा हुए उन्होंने कम किया है, पर हुई है ये सब बातें। तो सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा ही हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के साथ यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सामान्य वर्ग के साथ पहली बार धोखा हुआ है। इससे पहले बीपी सिंह ने भी यही किया था। सामान्य वर्ग ने उनको जितवाया था, बाद में वो मंडल कमीशन लेके आ गए थे। और बीजेपी भाई यहाँ पे यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब चलता रहता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ पे सिक्योर है वो देखना जरूरी है। आज के लिए भी ब्लैकमेल किया जाता है कि बीजेपी का विकल्प क्या है, कहाँ जाए। भाई विकल्प है या नहीं है, लेकिन हमें ब्लैकमेल भी नहीं है। किसी निर्दल कोर्ट कर सकते हैं। और एक बात ये भी समझिए कि जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। नया आदमी, नई पार्टी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होकर उसको जितवाते हैं, फिर भी वो कुछ करे। जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो उन्होंने बहुत कुछ किया था सामान्य वर्ग के लिए। खास उस समय खैर ब्राह्मण एक वर्ग ही उनके साथ जुड़ा था, लेकिन उस समय उन्होंने किया था। तो ये सब टैक्टिक्स, अब अगर आप संख्या में कम है तो आपको ये सब टैक्टिक्स लेके चलनी पड़ेंगी। और आपको अपना लेवल, बुद्धि का लेवल, जो सब वो सब चीजें आपको बहुत हाई लेवल पे करनी पड़ेगी। मजबूर हो जाए सरकारें आपकी हेल्प लेने के लिए। बाकी हमें जो हमारे दूसरे भाई हैं, एससी एसटी वाले, वो हमारे अपने ही भाई हैं। वो भी उन सब किसी से वैमनस्य नहीं है। सरकार वो चाहती है कि आपस में लड़े मरे, वो सब हमें नहीं करना है। यही राजनीति है। इससे जब टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।